Hello, good morning to all of you. वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय नेम इज़ पंकज शर्मा। माय ग्रेजुएशन इज़ completed in SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर and now in present I am working in KGMU as a nursing officer। ठीक है बच्चों, हम आप MSN की क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करे हैं, प्लेटलेट्स वगैरह सब, ब्लड सेल टिश्यू। और आज हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग प्रोफाइल एंड ब्लड कोगुलेशन, कैसे हमारा ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है बच्चों, एक बार हम थोड़ा सा मतलब प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको और चीज़ समझ आए, और इस रिवीजन में ही उसमें जो ये आगे के जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी समझेंगे अच्छे से, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चले हम पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा। ठीक है बच्चों, देखो जो हमने लास्ट क्लास में क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो एक बार आप सरसरी निगाहों से ये क्लोटिंग फैक्टर्स देख लीजिए। देखिए कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट फिब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज टिश्यू फैक्टर, फोर्थ इज कैल्शियम, फिफ्थ इज लेवाइल फैक्टर, और सिक्स इज एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सिक्स खोज करी गई थी पहले, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये क्या नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर में नहीं आता है। ठीक है, पांचवा देखिए प्रो एक्सीलरेशन। ठीक है, सातवां देखिए प्रो कन्वर्टिव, आठवां देखिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, नाइन्थ देखिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, टेंथ देखिए स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 देखिए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और 12वां देखिए हैगमैन फैक्टर, और 13 देखिए फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये सब याद है हुआ, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए अपन नॉर्मल देख लेते हैं कैसे क्या होता है इसमें। देखिए बच्चों, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन को क्या चाहिए, क्लोट बनाने के लिए हमें चाहिए फिब्रिन। ठीक है बच्चों, फिब्रिन कैसे बनेगा हमारे पास, फिब्रिनोजन से। फिब्रिनोजन, ये फिब्रिनोजन जो होता है ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल। ये फिब्रिन क्या होता है, इनसोल्यूबल। तो हमें इनसोल्यूबल चाहिए ताकि वो ब्लड को रोक सके। जो फिब्रिन होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक, धागे जैसा। ये क्या है, पूरे क्लोट को बांध के रखता है, और इसी यही आगे क्या कराता है, हमारा ब्लड क्लोट। ठीक है बच्चों, अब हमारा फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट कैसे होगा, इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए बच्चों थ्रोम्बिन। ये हमने पहले पढ़ा था, थ्रोम्बिन चाहिए हमें। और थ्रोम्बिन कैसे आएगा, ये आएगा हमारा सेकंड जो फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये हमारा फिब्रिनोजन कौन सा फैक्टर होता है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कराने के लिए चाहिए होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है बच्चों, अब ये प्रोथ्रोम्बिन बनने की प्रोसेस क्या है, ये दो पाथवे से बनता है प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है बच्चों, अगर हमें फिब्रिन चाहिए, फिब्रिन से क्लोट बनाना है, तो क्या चाहिए, पहले फिब्रिनोजन चाहिए। फिब्रिनोजन कैसे आएगा, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये एक्टिव होगा। अब थ्रोम्बिन कहाँ से आएगा, प्रोथ्रोम्बिन से। और प्रोथ्रोम्बिन किससे एक्टिव होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब प्रोथ्रोम्बिनेज बनाने के टू पाथवे होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है बच्चों, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक है इंट्रिंसिक। तो देखो बच्चों, इंट्रिंसिक पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है, जब हमारी एंडोथीलियल क्या होगा, एंडोथीलियल में इंजरी, जब वो कट लगेगा हमारे, जैसे घाव हो जाता है, कुछ कट लग जाता है, ब्लेड से कट लग जाता है, तो क्या होती है, इंजरी।
और प्लस कोलेजन एक्सपोजर। जब ये होगा कोलेजन एक्सपोजर और एंडोथेलियल इंजरी, तो क्या होगा बच्चों, तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। और इंट्रिंसिक स्टार्ट होएगा तो कैसे होएगा, सबसे पहले 12 नंबर एक्टिवेट होएगा, फिर 12 नंबर फैक्टर एक्टिवेट करेगा 11 को, फिर 11 करेगा 9 को, 9 करेगा 8 को, और 8 करेगा 10 को। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। और फिर क्या आता है बच्चों, फिर आता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो देखो बच्चों, एक्सट्रिंसिक के लिए क्या चाहिए, ये कैसे एक्टिव होता है, ये तो टिश्यू ट्रॉमा या फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इससे एक्टिव होता है। एक्टिवेट होकर ये किसको एक्टिवेट करता है बच्चों, फैक्टर नंबर 7 को। यानी एक्सटेंसिव पाथवे में कौन सा फैक्टर काम आता है अपना, 7 नंबर। ठीक है बच्चों, और ये आगे लीड करता है, ये हमारा कॉमन पाथवे है। इसमें क्या होता है, इसमें 5th नंबर का फैक्टर और कैल्शियम मिलके क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। ये जो हमारा पाथवे है इसको क्या कहते हैं, कॉमन पाथवे। ठीक है बच्चों, अब ये देखो जो एक्सटेंसिव पाथवे है हमारा, जहाँ क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये फैक्टर नंबर 7 काम आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये हमने कल पढ़ा था। प्रोथ्रोम्बिन क्या टाइम क्या होता है, जब हमने एक ब्लड सैंपल लिया था, ब्लड सैंपल में क्या करा था, सिट्रेट वाली में किया था। सिट्रेट में क्या डाला था, एक तो कैल्शियम डाला था ताकि सिट्रेट का इफेक्ट नष्ट हो जाए, और फिर क्या डाला था, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन उससे। और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालने के बाद जितना समय जो लगता है ब्लड को क्लोट होने में, वो क्या कहलाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो देखो बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, 10 से 14 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। और ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसके, कौन सा पाथवे की गड़बड़ी को बताएगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा आता है, 7 नंबर क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब एक हमारा होता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, कौन कौन से फैक्टर्स बनाता है, ये बनाता है 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। यदि किसी कारण से विटामिन के में समस्या आई, विटामिन के नहीं आया हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, फैक्टर नंबर 2, 7 और 9 और 10 का क्या होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सटेंसिव पाथवे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बाद हमने पढ़ा था क्या, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम तो आपको पता है, यहाँ इंजरी होगी सबसे पहले कौन आके जुड़ेगी, प्लेटलेट्स आके जुड़ेगी। ठीक है बच्चों, ब्लीडिंग टाइम में आपको मैंने बताया था कितना होता है, 2 से 6 मिनट। ब्लीडिंग टाइम ओनली ऑन डिपेंडेंट ऑन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट की संख्या अगर कम और ज़्यादा होगी तब ये अफेक्ट करेगा। डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। और अगर बोन मेरो डिप्रेशन हो जाए, बोन मेरो डिप्रेशन, तो भी प्लेटलेट संख्या कम हो जाएगी। या फिर क्या हो, प्लेटलेट्स की संख्या में ही कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स काउंट इज डिक्रीज, तो ब्लीडिंग टाइम पर इफेक्ट करेगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया बीटी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। हम एक ये रिवाइज क्लास कर रहे हैं और इसमें और बहुत सारी पॉइंट्स आएंगे, वो सब देखते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये क्लोटिंग फैक्टर समझ में आए, ये अपन ने सारा पढ़ा। तो अब देखते हैं बच्चों, क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्या होता है हमारा, क्लोटिंग टाइम। हमने बताया था क्लोटिंग टाइम की रेंज क्या होती है, 3 to 10 मिनट। ठीक है बच्चों, और इस रेंज के लिए हमने क्या लिया था, एक मिनट हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों,
देखिए बच्चों, हमने क्या बताया था, क्लोटिंग टाइम। तो ये दो तरीके का होता है, तो PTINR और APTT या प्रोथ्रोम्बिन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो देखो बच्चों, ये जो हमने पढ़ा है, ये एक्सटेंसिव पाथवे, ये क्या वगैरह रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारा। और ये जो इधर वाला है, ये देखिए, ये जो है वो क्या है, APTT। यानी APTT में अपन को कौन से पाथवे की नॉलेज होगी, किस चीज की कमी है, कौन से फैक्टर की कमी है, वो होगा इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। तो देखो बच्चों, PT क्या होता है, PT हमने बताया प्रोथ्रोम्बिन टाइम 10 से 14 सेकेंड। ठीक है। इसका ही आगे एक ये INR किया जाता है। ये INR का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, PT वैल्यू अपॉन PT स्टैंड। तो हमने क्या बताया, नॉर्मल वैल्यू 10 होता है, और ये नॉर्मल, ये स्टैंड जो वैल्यू तो 12 रहेगी। कितना हुआ, 0.8। और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 14 ये कितना हुआ, ये लगभग 1.1 से 1.2 हो जाता है। तो नॉर्मल PT जो INR होता है, PT INR वो कितना होता है, 0.8 से 1.2। देखो जो PT INR की ये याद रखना, नॉर्मल वैल्यू। ठीक है बच्चों। और एक और खास बात, PT INR प्रोथ्रोम्बिन टाइम में हम क्या देखते हैं, फैक्टर नंबर 7। और 7 किस पे डिपेंड करता है, विटामिन के पर। विटामिन के क्या करता है, 2, 7, 9 और 10 ये क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाता है। तो ये कैसे बनेंगे, मान लो कोई भी अपन ने खाना खाया, खाना खा के कहाँ जाएगा वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ खाना खाया है, तो विटामिन के कहाँ अब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लीवर में। लीवर में क्या होता है, लीवर में क्या बनाता है, सारे कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं, ये क्लोटिंग फैक्टर्स वो बनाता है। लीवर में क्या, विटामिन के क्या बनाएगा, 2, 7, 9, 10। ठीक है बच्चों, अगर किसी पर्सन है, कोई आदमी है, उसे मान लो लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज है, तो क्या होगा, विटामिन के सिंथेसिस नहीं होगा। विटामिन के सिंथेसिस नहीं होगा तो लीवर के पास विटामिन के नहीं आएगा, और लीवर के पास नहीं आएगा तो ये 2792 प्रोथ्रोम्बिनेज, 2 क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं बनेगा, और प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं बनेगा तो फिब्रिन नहीं बनेगा, तो हमारी क्लोट नहीं होगा। ठीक है। और ऐसे ही किसी में क्या हो बच्चों, लीवर डिजीज हो किसी पेशेंट में, तो लीवर डिजीज में भी क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, सारे क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, तो विटामिन के जो है 2, 7, 9, 10 को बनाएगा नहीं क्लोटिंग फैक्टर्स को, और हमारे क्लोटिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, कैसे विटामिन के हमारे ब्लड क्लोटिंग में कैसे हेल्प करता है। अगर विटामिन के नहीं हो तो क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो, जो विटामिन के होता है, एक हमारी गोली आती है वारफेरिन। क्या आती है बच्चों, वारफेरिन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कोमोडीन। तो ये जो गोली होती है कब देते हैं बेटा, जैसे MI का पेशेंट होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, या फिर किसी के आर्टिफिशियल वॉल लगे हुए होते हैं हार्ट में, आर्टिफिशियल वॉल, तो हम उसमें क्या चाहते हैं कि उसमें हम चाहते हैं कि उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन क्या हो, कम हो। तो इस थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के कम करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि उसका क्लोटिंग टाइम जो है, क्लोटिंग टाइम जो वो क्या है, बढ़ जाए, ताकि उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो यानी उसका सीधी सी भाषा में कह सकते हैं, उसका हम चाहते हैं कि खून पतला रहे, उसका गाढ़ा नहीं रहे। अगर गाढ़ा खून रहेगा तो क्या करेगा, वो स्टेसिस होएगा, यानी एक जगह रुक जाएगा, और एक जगह रुक जाएगा तो क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो बच्चों, हम क्या चाहते हैं, क्या देते हैं हम, वॉरफेरिन देते हैं। तो अब वॉरफेरिन देते हैं हम
तो उसके लिए क्या चेक करते हैं हम कि वॉरफेरिन की डोज हमारे सही है नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं हम पीटीआईएनआर चेक करते हैं। और पीटीआईएनआर की वैल्यू जो होती है, थेरेपेटिक वैल्यू जो होती है, जब वॉरफेरिन चलती है तो 24 से 36 सेकेंड होती है इन कंडीशन ऑफ वॉरफेरिन। थेरेपेटिक रेंज है ये, ठीक है बच्चों। अगर मान लो ये 36 की जगह 46 हो गई, वॉरफेरिन चल रही है 36 की जगह 46 हो गई, मतलब अपना खून ज्यादा पतला हो गया, यानी क्लोटिंग फैक्टर ज्यादा कम हो गए। और ये वॉरफेरिन जो है ये विटामिन के पर काम करती है, और विटामिन के पर काम करेगी तो 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, कम करेगा उनकी एक्टिविटी को। तो देखो अगर ये 36 से क्या हो गया 46, यानी विटामिन के क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो यानी ब्लीडिंग होने की संभावना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, डोज को कम कर देंगे। और अगर 24 से कम है, यानी मान लो 15 रह गया, तो 15 रह गया तो क्या करेंगे, डोज को हम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसकी संभावना बढ़ जाएगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की। समझ में आ रहा है बच्चों, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाएगी। देखो बच्चों दोबारा समझते हैं। देखो वारफेरिन नाम की एक टेबलेट दी जाती है एमआई और मायोकार्डाइल इंफाक्शन में, और जिन लोगों के आर्टिफिशियल वॉल्व लगे होते हैं उनके, इन लोगों में हम क्या चाहेंगे कि उनमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो। और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये क्लोटिंग टाइम हमको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो। इसके लिए क्या होता है, ये वारफेरिन देते हैं। वारफेरिन क्या करता है, विटामिन के पर काम करता है। विटामिन के क्या होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स पर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर को कम कर देता है, जो थ्रोम्बस बनने की जो फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसको डिले कर देता है। तो डिले हो जाएगा तो हमारे पास थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ब्लड जो है पतला हो जाएगा, आराम से स्मूथली वो ब्लड वेसल्स में बहेगा, ठीक है। इसी के लिए हम क्या देखते हैं, पीटीआईएनआर चेक करवाते हैं। तो 24 से 36 ये जब वारफेरिन की गोली चलती है तो इतना होना चाहिए। अगर मान लो ये 36 से ज्यादा है, यानी ब्लीडिंग की संभावना ज्यादा है, खून ज्यादा पतला हो गया है, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा कम हो गए हैं विटामिन के, तो और ये क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 ज्यादा कम हो गए हैं, तो क्या हुआ, डोज को अपन को कम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और अगर ये रह गया 24 से कितना 15 रह गया, यानी यानी अब तो क्या हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने का खतरा है, तो क्या करो, डोज को बढ़ाना है, ठीक है बच्चों। ये हो गया वारफेरिन से रिलेटेड। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वारफेरिन टेबलेट जब चलती है तो कौन सा टेस्ट कराया जाए, परफॉर्म किया जाता है, ब्लड टेस्ट, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक समझ में आया आपको, सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे जिस चीज को समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन ऐसे ही एपीटीटी को, ये क्या काम आता है हमारे बॉडी में। चले बच्चों, देखो बच्चों ये होता है एपीटीटी, ठीक है, या पीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। और ये पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चा, क्या करा था हमने, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन में लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, इसमें क्या मिलाते हैं, कैल्शियम तो मिलाते ही मिलाते हैं, कैल्शियम डालेंगे और क्या बनाएंगे, सरफेस एक्टिवेटर होते हैं, सरफेस एक्टिवेटर जैसे सिलिका। तो इनको मिलाने पर, इनको डालने पर जितने समय में ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है बच्चों। और ये कितना होता है बच्चों, एपीटीटी ये कितना होता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 to 40 सेकेंड, ठीक है बच्चों, सेम यही। और ये भी सेम वैसे ही होता है पीटीटीटी, लेकिन इसकी नॉर्मल थोड़ी डिफरेंस होती है, ये होता है 60 से 80 सेकेंड। जो इन वर्तमान, इन फ्यूचर हम लोग काम में रहते हैं आज के ज़माने में, आप आसपास हॉस्पिटल में काम करते होंगे, देखा होगा आपने, आज के टाइम में हम काम में लेते हैं एपीटीटी को, ठीक है बच्चों। तो एपीटीटी की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल 30 to 40 सेकेंड, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है इतना, सबके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एक हमारे चलती है हिपेरिन थेरेपी, सब बच्चों को पता होगा हिपेरिन
थेरेपी। ये भी क्या है, एंटीकोगुलेंट है, इसको भी एंटीकोगुलेंट कहते हैं। जब हम हेपेरिन थेरेपी चलाते हैं तो हमें क्या ध्यान, कौन सा टेस्ट कराते हैं हम, परफॉर्म एपीटीटी। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों, एपीटीटी जब चलती है मतलब हिपेरिन थेरेपी जब होती है तो एपीटीटी की जो थेरेपेटिक रेंज होती है वो कितनी होती है बताओ? वो होती है बच्चों 60 से 80 सेकेंड। अब हिपेरिन वाली थेरेपी में भी वही जैसे वारफेरिन में था, अगर मान लो 80 से ज्यादा हो गया, मान लो 100, यानी क्या हुआ, ब्लीडिंग की संभावना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, डोज कम करना पड़ेगा। मान लो क्या हो गई 40 रह गया तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से? जब भी हमारे हेपेरिन थेरेपी चलती है तो हम क्या चेक करते हैं, एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और ये कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है। ये कौन सा होता है, इंट्रिंसिक पाथवे। क्या कहता है, 12-12 को एक्टिवेट कर रहा था, 11 को कौन कर रहा था, 9 को कौन कर रहा था, 8 से बाद फिर 10 के बाद क्या चलता है, कॉमन पाथवे। ठीक है, तो ये सब क्लोटिंग फैक्टर्स इसमें देखे जाएंगे एपीटीटी में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक बार दोबारा बता दूं आपको। ये देखिए बच्चों, 12 से चले अपन 11 से चले 9 से चले 8। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो हीमोफीलिया ए होता है, ये रहा हीमोफीलिया ए, वो कौन से क्लोटिंग फैक्टर की कमी से होता है, 8। और हीमोफीलिया बी जो होता है, हीमोफीलिया बी, ये रहा 9। हीमोफीलिया बी किसके, 9 की वजह से। और हीमोफीलिया एक होता है सी, हीमोफीलिया सी वो होता है 11 में। तो इन हीमोफीलिया में कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी पाई जाएगी, हीमोफीलिया ए में पाई जाएगी क्लोटिंग फैक्टर ए की डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया बी में पाई जाएगी क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, और हीमोफीलिया सी में पाई जाएगी क्लोटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हमने कितनी चीजें पढ़ी, ब्लीडिंग टाइम पढ़ा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पढ़ा, क्लोटिंग टाइम पढ़ा, और क्या पढ़ा, एपीटीटी पढ़ा, पीटीटी पढ़ा, पीटीआईएनआर पढ़ा। ठीक है, चारों के डिफरेंस याद रखना, कौन सा पाथवे में क्या काम आता है। ठीक है बच्चों, और क्या ध्यान रखना है, और सबकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज याद रखनी है अपन को, है ना। और विटामिन के का भी कितना बड़ा रोल है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चले अब आगे। वॉरफेरिन मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, थोड़ा इस चार्ट से भी समझ लेते हैं, आपको इससे भी समझा देते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, एक्सटेंसिव पाथवे, और ये है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे देखो 12, 11, 9, 8, ऐसे ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते जाते हैं। 12 फैक्टर करता है 11 को, 11 करता है 9 को, 9 करता है 8 को। ठीक है, ये होगा हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। और इंट्रिंसिक पाथवे किस में देखते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और देखो ये किससे, देखो एक्सटेंसिव पाथवे किससे एक्टिवेट होता है, टिश्यू फैक्टर से। और किससे बताया था मैंने, टिश्यू, एक मिनट रुको बच्चों, और किससे बताया था मैंने, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इससे एक्टिवेट होगा फैक्टर नंबर 7 डायरेक्ट जाएगा कॉमन पाथवे में फैक्टर नंबर 10 पे। ठीक है बच्चों, तो इस वाले का क्या नाम देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और ये सब मिलके कॉमन पाथवे में एक्टिवेट करते हैं थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन किससे एक्टिवेट होता है, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन क्या है हमारा सेकंड फैक्टर। थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फिब्रिनोजन होता है, जो क्या होता है, सोल्यूबल फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनसोल्यूबल में। और ये क्या होता है, इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो पूरे क्लोट को बांध के रखता है ताकि हमारा ब्लड लॉस ना हो। कुल टोटल मिला के ये काम क्या कर रहा है, कहना क्या चाहता है ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, कि भाई हमारे बॉडी में से रक्त बाहर ना निकले, रक्त अंदर ही रहे और ये ब्लड क्लोटिंग हो जाए, और ताकि ब्लड बाहर ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो बॉडी को। ठीक है बच्चों, आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं,
आप लोग देखिएगा। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें पहले कोई क्या हुई, इंजरी हुई, इंजरी होके ये क्या लग गया, सबसे पहले ये प्लेटलेट्स। देखो बच्चों, ध्यान से देखो इसको, कोई भी हमारी सरफेस पे इंजरी हुई, इंजरी से क्या हुआ, प्लेट सबसे पहले कौन आके जुड़ती है, प्लेटलेट्स, जो प्राइमरी प्लेग का निर्माण करती है। प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट एडेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन। फिर क्या आता है, थ्रेड लाइक। फिर ये देखो क्लोटिंग फैक्टर, देखो टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर से 7 नंबर जुड़ा, ये कौन सा एक्सटेंसिव पाथवे है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ गया, 10 नंबर फैक्टर पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 10 नंबर फैक्टर जुड़ गया, 10 नंबर एक्टिवेट हो गया। ए का मतलब क्या है, एक्टिवेट। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 12 नंबर का किसने करा, 11 को, 11 9 नंबर को एक्टिवेट करा, 9 ने किसको किया, 8 को। आ रहा है देखो बच्चों समझ में, 8 को, 8 कहाँ चल जाता है फिर 10 पे, 10 से फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉमन पाथवे। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टार्ट हो गया कॉमन पाथवे। अब कॉमन पाथवे क्या करेगा, 5A और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर, बोलिए, देखते जाओ बच्चों, देखो इससे आपको पूरा का पूरा क्लॉटिंग फैक्टर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो थ्रोम्बिन के कितने सारे मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, अब ये देखो कितने सारे थ्रोम्बिन्स निकल रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिब्रिन में। ये देखिए कैसे पूरा एक फिब्रिन धागे जैसा बन गया है, बना ना, ये देखो ये बन गया पूरा क्लोटिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अपन ने पूरा वीडियो देखा, देखो 12 कर रहा था 11 को, 11 9 को, 9 कर रहा था 8 को, और कॉमन पाथवे हुआ है। अब देखो बच्चों पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्लोटिंग फैक्टर आशा करता हूँ मैं आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों लाइक करो और सब्सक्राइब करो क्लास को। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन देखो, इन कोगुलेशन प्रोसेस विच एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिवेट फिब्रिनोजन टू इनसोल्यूबल फिब्रिन थ्रेड्स। बताइए, देखो जो पूरा प्रोसेस आपने देखा, अब तो फटाफट आंसर दोगे बच्चों, कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना चाहिए आंसर से। ठीक है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। बताइए बच्चों, आंसर दीजिए सभी इस क्वेश्चन का, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, याद करिए वीडियो को, याद करिए जो मैंने जो पढ़ाया अभी अभी। क्या होगा बच्चों, थ्रोम्बिन, बिल्कुल सही बच्चों, सब बच्चों को याद हो गया है, मेरे बहुत ही होशियार स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में। देखिए लास्ट प्रोडक्ट इन प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, बताइए लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, अपन ने क्या देखा था, फिब्रिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्रोथ्रोम्बिन। बताइए बच्चों क्या था हमारा लास्ट प्रोडक्ट जिससे पूरा क्लोट बन रहा था, क्लोट फॉर्मेशन हो रहा था, क्या था, फिब्रिन था। फिब्रिन किससे एक्टिव हो रहा था, फिब्रिनोजन से। फिब्रिनोजन को एक्टिव कौन करा रहा था, थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन कहां से बन रहा था, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, चले नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। बताइए बच्चों, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम या फॉस्फेट है ये बच्चों, फॉस्फेट। चलो बताइए बच्चों, सबसे मेन जो रोल होता है ब्लड कोटिंग में बच्चों, कैल्शियम आयन का होता है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। ठीक है बच्चों, जो हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बैग होते हैं, या जिस किसी जो हैवी ब्लड लॉस हो जाता है, जब उनको ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड बैंक जो वाली वो थैली देता है ना, उसमें क्या होता है, कैल्शियम नहीं होता है। अगर मान लो उसमें एक भी कैल्शियम प्रेजेंट हो ना, एक भी कैल्शियम, तो वो क्या कर देगा, पूरी प्रोसेस चालू कर देगा और पूरा जो ब्लड जो होता है ना उस थैली में, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका क्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट आयन है ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो वारफेरिन आ गया अपना, वारफेरिन। वारफेरिन एक्ट्स एज एन एंटीकोगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ।
देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। आरबीसी, विटामिन एफ, हीमोग्लोबिन या विटामिन के? बताइए बच्चों, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा? वारफेरिन के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से। जल्दी जल्दी बताइए। विटामिन के, विटामिन के की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है ना, बताया था ना वारफेरिन के बारे में। वारफेरिन इज इक्वल टू, वारफेरिन क्या करता है? विटामिन के पर वर्क करता है। और विटामिन के क्या करता है? 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स को फॉर्मेशन करता है। और ये फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। अगर किसी का लीवर खराब होगा तो ये नहीं बनेंगे। और विटामिन के कहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? लाइक करें सभी क्लास को और सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, पेचिस इज फ्रीक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड इन, बताइए बच्चों, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ओटाइटिस मीडिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर? देखो बच्चों, ये क्या होते हैं पेचिस? ये होते हैं बच्चों स्मॉल स्मॉल पर्पल कलर के। पर्पल कलर के क्या होते हैं? चकते होते हैं। हेमोरेजिक स्पॉट, क्या होता है? हेमोरेजिक, खून जो है स्किन के नीचे जमा हो जाता है, स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? जिसमें प्लेटलेट की डेफिशिएंसी, प्लेटलेट जो होती है उसकी क्या होती है? डेफिशिएंसी। यानी क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में पाया जाता है ये पेचेस। तो यानी क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? क्या है ये? क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर ये नहीं पाया जाता तो प्लेटलेट्स कम होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम पे असर पड़ेगा, यानी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो क्या होगा? खून बहता जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी में? ठीक है, वारफेरिन याद करो, दिमाग में चलाओ। ईटिंग प्लेंटी ऑफ ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, कंसिस्टेंट यूज ऑफ ब्रेड एंड सीरियल्स, डिक्रीजिंग इनटेक ऑफ फैटी एसिड या बीइंग फिजिकल फिट बाय डूइंग स्पोर्ट्स? बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? सभी सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, अभी अभी पूरा पढ़ा है। देखो बच्चों, हमको इसके अंदर कौन सा ऑप्शन छांटना है? वारफेरिन किससे रिएक्ट करता है? विटामिन के से। तो हमको क्या देना? विटामिन के रिच फूड देना है। तो ये क्या होता है? कंसिस्टेंट यूज ऑफ ब्रेड एंड सीरियल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बताइए? क्वेश्चन देखिए, रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी। तो जब विटामिन वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो विटामिन के ये का इफेक्ट कम करता है। तो हमको क्या ब्रेड और सीरियल्स खाएंगे, इसमें क्या हमें मिलता है? विटामिन के मिलता है। ठीक है, जो जो विटामिन जो वारफेरिन होती है क्या करती है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को होने से बचाती है। तो विटामिन के ये कम करेगी। तो ये कम करेगी तो क्या करना पड़ेगा हमको? कुछ फूड या सप्लीमेंट कुछ तो लेना पड़ेगा ना, जिससे हमारा विटामिन के बैलेंस रहे, विटामिन के बढ़ता रहे, यानी ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही कम हो जाए। ठीक है बच्चों, कहीं ब्लीडिंग ही होने लग जाए अपने। तो इसलिए ऑप्शन देखेंगे अपन ब्रेड एंड सीरियल्स, इससे क्या मिलेगा अपन को? विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लोट फॉर्मेशन? के लिए कौन सा हमें नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्लोट में कुछ काम ही नहीं आता? देखिए ऑप्शन देखिए, प्लाज्मिन, कैल्शियम, विटामिन के या फिब्रिनोजन। तो देखो बच्चों, विटामिन के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बनाता है? 2, 7, 9 और 10 ये क्लोटिंग फैक्टर्स कौन बनाता है? विटामिन के। फिब्रिनोजन बहुत जरूरी है। फिब्रिनोजन एक्टिवेट क्या बनाता है? फिब्रिन बनाता है, इसी से तो क्लोट होता है। कैल्शियम बहुत जरूरी है। देखो प्लाज्मिन कभी सुना है? प्लाज्मिन हमने पूरा पढ़ा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? प्लाज्मिन। ठीक है बच्चों, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, क्वेश्चन पढ़िए देखो। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन द ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट। ट्रॉमा इमरजेंसी यूनिट में कोई पेशेंट आया है, उसको क्या दे रहे हैं अपन?
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी एक्शन। क्या अपन को देखना पड़ेगा प्रायोरिटी में कौन सा आंसर होगा अपना। देखो बच्चों, चेक एपिकल पल्स रेट, चेक सीरम इलेक्ट्रोलाइट, चेक साइन ऑफ ब्लीडिंग, चेक ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। बताइए बच्चों, अपना ध्यान यहाँ जाना चाहिए। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये क्या काम करता है, क्या चीज है ये बताइए। ये क्या करता है, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या करता है, थ्रोम्बस जो फॉर्मेशन होती है, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी तोड़ना, यानी थ्रोम्बस जो होता है उसको क्या करता है, ये तोड़ता है। तो जब ये थ्रोम्बस को ज्यादा तोड़ेगा, यानी हमारे कोई भी मान लो कोई कट लग गया, इंजरी हो गई, यहाँ पे इंजरी हो गई, तो ये क्या कर रहा है, थ्रोम्बस को तोड़ते जा रहा है। जैसे ही यहाँ प्लेटलेट जुड़ेगी थ्रोम्बस बनेगा, क्या करेगा ये इसको तोड़ देगा तो वापस ब्लीडिंग होने लग जाएगी। फिर ये बनेगा, फिर ये तोड़ देगा, फिर ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो अपन को क्या ध्यान देना है बेटा, चेक साइन फॉर ब्लीडिंग, यानी अपन को ब्लीडिंग के साइन देखना है कि उसके ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। जब क्या चलेगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को कि जब भी ये चलेगा क्या देखेंगे, ब्लीडिंग साइन, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, ये सबके अपन साइंस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का साइड इफेक्ट अभी बताया। थ्रोम्बोलाइटिक कौन होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक यानी तोड़ने वाले, थ्रोम्बस का तोड़ने वाले। ऑप्शन देखेंगे अपन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इंटरनल ब्लीडिंग, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज या एक्यूट रीनल फेलियर। बताइए बच्चों, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का अभी हमने बताया, क्या देखेंगे, मैंने बताया था थ्रोम्बोलाइटिक क्या करता है, ये थ्रोम्बस तोड़ता है तो अपन क्या बार बार क्या तोड़ देगा, जहां भी चोट लगेगी तोड़ देगा फटाफट, तो क्या होगा, ब्लीडिंग के चांस ज्यादा रहते हैं। और ऐसे ही जैसे बाहर कट लगा तो बाहर, नहीं तो अगर मान लो किसी एंडोथीलियल, मान लो ये पूरी रप्चर नहीं हुई, मान लो कोई एक पार्ट टूट गया इसका, ये ऐसा, ये ऐसे, ये मान लो ये एक पार्ट टूट गया, तो यहाँ क्या होगा, थ्रोम्बस, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी। यानी शरीर के अंदर जो अपन को दिखाई नहीं देगी, जो हमारे शरीर की जो कैविटीज होती है वहां क्या होगी, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, समझ में आया है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, ब्लड क्लोटिंग टाइम इज कंसिडरली प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ, यानी क्लोटिंग टाइम किसमें क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन के या विटामिन B6। बता दीजिए बच्चों क्या आंसर होगा इसका, आप जल्दी से। देखो बच्चों, विटामिन B1, विटामिन के और विटामिन B6, तो देखो ये तीन तो कुछ काम ही नहीं आते। अपना काम कौन आता है, विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10, इनका क्या करता है, फॉर्मेशन। कहाँ होता है ये, लीवर में। अब तो याद हो गया होगा बच्चों आपको क्या होता है विटामिन के, कौन से फैक्टर्स का फॉर्मेशन करता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलें। बिफोर कोलिसिस्टेक्टोमी द फिजिशियन ऑर्डर्स विटामिन के, the nurse understand that this is administered because it is used in formation of, ये बताना है किसके फॉर्मेशन में काम आता है ये विटामिन के। एक कोलिसिस्टेक्टोमी हुई है उससे पहले डॉक्टर क्या बोल रहा है, विटामिन के इसको लगाओ, तो नर्स को क्या पता होना चाहिए कि क्यों लगाया जा रहा है, तो किसके फॉर्मेशन में काम आता है, ये बिलिरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या कोलिसिस्टोकाइनिन। बता दीजिए बच्चों, विटामिन के से क्या बनता है, बताइए, इतनी देर से बताए जा रहे हैं हम, क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा फैक्टर होता है ये, 2 नंबर का, सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को, बताइए सभी, लाइक करके सभी बताइए कि आपको ये क्लास, पूरी क्लास समझ में आ रही है। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है आप लोगों के लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। बहुत ही एनक्लेक्स वगैरह टारगेट आई में क्वेश्चन दे रखे हैं, वॉरफेरिन के, हिपेरिन के क्या क्या चेक करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और ये जो क्लोटिंग टाइम है होता है, इन सब के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इज फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन के, यानी यहाँ कुछ ऐसा आएगा जो किससे बन, जो
बनता है विटामिन के से? ए फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। बता दीजिए बच्चों क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन या फिब्रिनोजन? सोचिए सोचिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, समझ में नहीं आया हो तो। इज फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन के, यानी क्या चीज बनती है जो फॉर्म होती है विटामिन के? क्या होता है? फैट सोल्यूबल और एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने क्या बताया बच्चों? प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, इससे कौन बनाता है विटामिन के? प्रोथ्रोम्बिन, वही है सेकंड फैक्टर। बच्चों देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रखे, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लोटिंग फैक्टर्स में प्रीवियस एग्जाम्स में। ये सब क्वेश्चन आपके नोट सेट, डीएसएसबी, आरआरबी, ईएसआईसी, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, केजीएमयू, आरएमएल, इन सब में बहुत ज़्यादातर पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बेटा, 100 नंबर के पेपर में 50 क्वेश्चन तो ये होते हैं बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन होते हैं थोड़े मॉडरेट टाइप के, और 10 ही होंगे थोड़े हाई लेवल के। तो क्या होता है आजकल, क्या है, बच्चे इनके पीछे भागते हैं, इन 20 क्वेश्चंस के पीछे, वो अपना बेसिक छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों इनसे कुछ हो जाएगा क्या? अब मान लो अब 20 क्वेश्चन ये कर आए, बताओ 20 क्वेश्चन ये कर आए भैया, सिलेक्शन तो यहाँ से होगा 50 बेसिक क्वेश्चनों से। आपको ये अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अच्छे से। उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, जो हम करा रहे हैं आपको पीयर यादव से। देखो आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़ाई जा रही है, थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ाई जा रही है, हमारी सारी टीम लग रही है हर सब्जेक्ट में, इसलिए आपका काम है अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चों, बेसिक्स जो ये 50 क्वेश्चन है यही अपन को अपनी मुट्ठी में करने हैं बेटा। जब ये 50 ठीक हो जाएंगे ना, ये 10 तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हार्ड क्वेश्चन अपने आप ठीक होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको बात की गंभीरता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विटामिन दैट नेसेसरी फॉर द प्रॉपर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, प्रॉपर क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए। तो देखिए बच्चों, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन बी? बता दीजिए बच्चों जल्दी से, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करिए। देखो बच्चों सभी कमेंट किया करो ताकि आपको पता चले कौन सा आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है, सही जा रहा है। अगर मान लो आपका क्वेश्चन गलत भी होता है तो क्या होगा, एग्जाम में सही होगा। क्या है कि गलत चीज लोगों को याद रहती है, जैसे कोई भी अपन गलती करते हैं तो अपन को याद रहता है यार मैंने उस समय गलती की थी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप ये क्वेश्चन करोगे, आप गलत आंसर दोगे और मैं आपको सही आंसर बताऊंगा रेशनल के साथ, तो आपको खुद दिमाग में क्लिक करेगी बात ये। ठीक है बच्चों, ताकि ये फिर आप आगे इन फ्यूचर इन एग्जाम्स में आप इन क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा देखो क्या आंसर था, विटामिन के, यानी कौन सा प्रॉपर क्लोटिंग ऑफ ब्लड नेसेसरी होता है। तो विटामिन के बच्चों बहुत जरूरी होता है हमारे, क्योंकि ये 4, 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच फॉलोइंग ऑफ एंटी हीमोरेजिक विटामिन? देखिए ए, डी, एफ, के, एंटी हीमोरेजिक विटामिन बता दीजिए बच्चों कौन सा होगा, कमेंट करिए जल्दी। विटामिन ए होगा या डी होगा या एफ? एफ नहीं है बच्चों, ये ई है, ई या फिर के। देखो विटामिन के बारे में भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा आगे चल के, पूरा विटामिन ए, डी, ये भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनसे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बी के B1, B2 ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे चल के। ठीक है, चिंता ना करें आप, बस बने रहे। देखो हमने इतनी देर से पढ़ा क्या होता है एंटी हीमोरेजिक विटामिन के। ठीक है बच्चों, चले आगे। ए पेशेंट कम्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर विथ साइन ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट्स द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखो उसकी क्लोटिंग प्रॉब्लम आ रही है, तब वो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो क्या सस्पेक्ट करेगी, भाई इसके अंदर कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। दिमाग लगाओ बच्चों। देखो विटामिन से सी, विटामिन के, विटामिन ई या आयरन की कमी। बताओ, हमने इतनी देर से पढ़ा कि क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए कौन सा विटामिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं हुआ तो क्लोटिंग फैक्टर मान लो असंभव है। तो कौन सा है वो, विटामिन के। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। मुझे लगता है क्लास खत्म होते होते सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे से। ठीक है बच्चों, क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है सभी, और सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट देखिए, द एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट इज। देखो वारफेरिन की जब गोली चलती है तब कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? देखो एस्पिरिन, रेनिटिडिन, कोडिन या स्पेगोल। बता दीजिए बच्चों। अगर इसका उनका आंसर बता दिया तो मतलब मैं समझ जाऊंगा आपको वारफेरिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ गए हैं। मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया है। बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखो बच्चों, अपन ने क्या पढ़ा था? वारफेरिन क्या है? ये एक एंटी को एंटीकोगुलेंट, ठीक है, तभी थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकता है। और जो एस्पिरिन होता है ये क्या होता है? इसका जस्ट बाइंड इरिवर्सिबली टू प्लेटलेट एंड इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। यानी ये क्या करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, इनहिबिट कर देता है। तो इससे क्या होता है? प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन को इनिबिशन कर दिया तो बच्चों मैंने शुरू से पढ़ाया है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या होगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिर क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या होता है एस्पिरिन का? इसका नाम होता है, जो केमिकल नाम होता है इसका होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो एसिटिल सैलिसिलिक, आपको एस्पिरिन ना देकर क्या ऑप्शन में आ जाएगा? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो इसको क्या है? इसको नहीं देंगे क्योंकि इससे क्या खतरा रहेगा? इंटरनल हीमरेज का, इंटरनल ब्लीडिंग। मान लो इंटरनल ब्लीडिंग का चांस रहता है किसको देने से? एस्पिरिन को। किसकी? जब कब? जब क्या चल रही होती है? वारफेरिन थेरेपी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये जस्ट इसका अपोजिट है वारफेरिन का, तो इसको देंगे तो नुकसान ही तो होगा अपनी बॉडी में। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बस सोचा करो बच्चों, सोच डेवलप करो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पेशेंट इज रिसीविंग वारफेरिन, इसका नाम दूसरा बताया था मैंने कोमेडिन, याद है बच्चों आपको? फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म होता है, क्या होता है? जब कोई थ्रोम्बस होता है। ये देखो ये क्या है? थ्रोम्बस। ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, क्या होता है नेक्स्ट? ये यहाँ से क्या होता है? टूट जाता है। ये गया, ये टूट के ऐसे फ्लो करने लग जाता है थ्रो ब्लड स्ट्रीम। अब ये क्या हो गया? एम्बोलिज्म। और ये एम्बोलिज्म कहाँ है? कहाँ, क्या वर्ड लगा हुआ है इसमें? पल्मोनरी, यानी लंग्स में। लंग्स के लिए क्या यूज किया था? पल्मोनरी वर्ड। तो क्या हुआ? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। Which of the following is contraindicated while the patient is on warfarin या कोमेडिन? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? ऑप्शन देखिए, फेरस सल्फेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एटेनेनॉल और क्लोरोप्रोमाजिन। देखिए बच्चों वही सेम क्वेश्चन है, सेम, बस इसको घुमा के दे दिया गया है। ठीक है, क्या नहीं देंगे हम? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? थ्रोम्बस एम्बोलिज्म क्या होता है? जो ये यहाँ रहता है ना उसको तो बोलते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस जब ये ब्लड फ्लो में टूट के क्या निकला तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों, बहुत अच्छे से, आगे कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप। नेक्स्ट चलें। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट रिगार्डिंग यूज ऑफ सोडियम वारफेरिन, विच स्टेटमेंट मेड। एक मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड रिक्वायर फर्दर टीचिंग। यानी वो पेशेंट कुछ ऐसा बोलेगा जिससे लगेगा नर्स को, नर्सिंग ऑफिसर को, कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, ये चीज ये गलत बोल रहा है। ये क्या चल रही है उसके? वारफेरिन। अब देखो एक एक करके वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। आई विल हैव ब्लड ड्रॉन एवरी मंथ, ठीक है। आई विल असेस माई स्किन ऑफ स्किन फॉर ए रैश, फॉर ए रैशेज, रैश जानते हो ना। और नेक्स्ट देखो, आई टेक एस्प्रिन फॉर ए हेडेक। ये देखो ये थोड़ा ध्यान खींच रहा है। एस्प्रिन का हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए वारफेरिन के साथ, और ये क्या बोल रहा है कि जब मेरे हेडेक होगा तो मैं क्या ले लूंगा? एस्प्रिन की गोली ले लूंगा। नेक्स्ट
चौथा देखते हैं, आई विल यूज एन इलेक्ट्रिक रेजर फॉर सेफ। इलेक्ट्रिक रेजर बोल रहा है बच्चों, यानी सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजर में कोई कट लगने की संभावना बहुत कम रहेगी, कट लगेगा ही नहीं, कट नहीं लगेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है बच्चों, ब्लीडिंग नहीं होगी। ये क्या हुआ, असेस माई स्किन, ये भी सही बात है, उसको करना चाहिए असेस रेशेस के बारे में। ये क्या हुआ, पता चलेगा, वो हम अपने पढ़ा था ना, पेचेस, यानी क्या होता है, हेमोरेजिक पेचेस हो जाते हैं वो पर्पल इस कलर के, तो ये उसके बारे में बोल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। और आई हैव ब्लड ड्रॉन एवरी मंथ वो चेक कराएगा। क्या करते हैं वारफेरिन में, क्या चेक कराते हैं बच्चों, पीटीआईएनआर चेक कराते हैं, बताया था, तो हर महीने करा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। देखो बच्चों, इसकी एक ही बात गलत है, आई टेक एस्पिरिन फॉर ए हेडेक। अपन ने इतना भी पीछे स्लाइड में पढ़ा कि एस्पिरिन के साथ वारफेरिन के साथ एस्पिरिन नहीं देंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तो और प्रोलॉन्ग कर देता है, यानी आग में घी का काम करता है ये आग जल रही है उसमें घी डाल दिया तो क्या होगा, और भभक जाएगी आग, बस वैसा ही है सेम सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट में, एम्स में। अगर आप 4 ऑप्शन में से एक अच्छा से अच्छा, जो प्रायोरिटी जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से सही आंसर बैठ रहा है, वो अपन को चुनना होता है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, द process of tightening of the fibrin clot in such a way that the ruptured area of the blood vessel gets smaller and smaller, thus decreasing the hemorrhagic is called। देखो बच्चों, ऑप्शन देखिए आप इसके, फाइब्रोसिटिस, फिब्रिनोलाइसिस एलवाई, फिब्रिनोलाइसिस यार ये, सिंथ्रोसिस, और ये सिनर्सिस, ठीक है बच्चों। अब बता दीजिए बच्चों क्या आंसर होगा इसका। तो देखो बच्चों, हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है अपने पास, सिनरसिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए जेल रिजल्टिंग, यानी एक जेल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, उससे फलस्वरूप क्या होगा, इन वो अपने आप में क्या होगा, सेपरेट होगा, सेपरेशन फ्रॉम द लिक्विड। जैसे मान लो बच्चों, ये जेल है, ये एक जेल है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इसका जो लिक्विड पार्ट है वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे मान लो दही नहीं होता अपना, दही से क्या सेपरेट हो जाती है, छाछ, मट्ठा जिसको बोलते हैं, वैसा ही है, दही क्या हो गया एक अपना जेल, और छाछ क्या हुआ अपना लिक्विड, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये सिनर्सिस, ये एक नई टर्म है बच्चों आपके लिए, इसको याद रखना है ना, इससे याद सकते हैं। जैसे दही, मान लो आप जेल है, और जेल से क्या निकल गया, छाछ, दही से, तो ये क्या हो गया, फ्लूइड बाहर निकल गया उसके कॉन्ट्रैक्शन से। तो अपने जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी जाएगा अपना, सिनर्सिस, ठीक है बच्चों। ब्लड वेसल गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, थस डिक्रीजिंग द हेमोरेज, यानी छोटी से छोटी हो जाएगी। ये देखो कौन छोटा सा छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या बाहर आएगा, फ्लूइड यानी सीरम बाहर आता है। आपको पता होगा कहीं चोट लग जाती होगी अपने थोड़े दिन बाद, सीरम सा लाइक स्ट्रक्चर बाहर आती है, ठीक है। नेक्स्ट चले, warfarin acts as an anticoagulant by blocking the synthesis of, देखिए बच्चों जवाब दीजिए, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है बच्चों, इसका पता ही होगा क्या होगा, विटामिन के, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने करे हैं ब्लड कोगुलेशन के क्वेश्चन, ब्लीडिंग प्रोफाइल देखी अपन ने, ब्लीडिंग प्रोफाइल, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, ठीक है बच्चों। और क्या था, क्लोटिंग के जो फैक्टर्स कैसे एक्टिवेट होते हैं सारा देखा, उसका वीडियोस देखा, बहुत अच्छा एनिमेशन देखा, उससे आपको याद रहेगा, ऐसे आशा करता हूँ मैं आपको। और जिसको समझ ना आए वो क्लास दोबारा देखिएगा बच्चों, अच्छी क्लास है ये, समझ में आएगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या बच्चों, ब्लड ग्रुप,
ये भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप सब तैयार हो गया ना क्या पढ़ने के लिए? ब्लड ग्रुप। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी बच्चों, इसलिए पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक यू।